वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के फिर से लेक्चर नंबर 7 में। बच्चों लेक्चर नंबर 7 में किसके बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। तो चौथा लेक्चर चल रहा है बच्चों। चौथा चैप्टर में हम लोग आज 7वें पड़ाव पर है, 7वें स्टेज पर आ चुके हैं। क्या पढ़ना है बच्चों आज हम लोग को? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के स्टैंडर्ड डेफिनेशन को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की एक मानक परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों अब तक आपने जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति क्या होती है। तो हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति किसी धारावाही चालक के आसपास का फील्ड था जिसमें दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आता था तो वो अनुभव करता था बल। तो उस तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन क्रिएट करके रखी थी और वो धारावाही चालक के आसपास था। यहाँ पर क्या है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा एग्जैक्टली हम लोग लिखेंगे और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी जो कि चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसके निकट किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को लाए जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, इसे उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के आसपास के सराउंडिंग के फील्ड को कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? जब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तो हमारे जहन में सबसे पहली बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कैसे करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएं कैसे, क्योंकि जगह जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। जैसे किसी चुंबक के पास अगर आप हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो कम होगा और कम होगा और कम होगा, जितना दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के इसी आंकिक मान को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो किसी चुंबक के, देखिए बच्चों ध्यान से, किसी चुंबक के आसपास से फील्ड लाइंस निकल रही, कुछ लाइंस निकलती, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो किसी चुंबक के आसपास निकलने वाली, चुंबक से निकलने वाली रेखाएं जो कि क्या निर्धारित करती हैं? क्षेत्र। किसी चुंबक से निकलने वाली या चुंबक से चलने वाली रेखाएं, ये जुड़ जाएंगे बच्चों, चुंबक के आसपास निकलने वाली रेखाएं जो चुंबक के क्षेत्र को निर्धारित करती हैं, इस रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो बात ध्यान दीजिएगा, तो चुंबक मतलब मैग्नेट के आसपास की वो लाइंस जो इसकी फील्ड को निर्धारित करती है, इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्लियर होगी। फ्लक्स डेंसिटी जो कि चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करती है, इसे हम किससे दिखाते हैं? इसे हम दिखाते हैं वेक्टर ऑफ बी से। ओके, तो वेक्टर ऑफ बी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा क्लियर हो गई, किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक जो है वो 2500 साल पहले ही मिल गई थी। 2500 साल पहले, जो कि हमें काले अथवा भूरे रंग के रूप में मिली थी, जिसका नाम था मैग्नेटाइट। ओके, जिसका नाम था Fe3O4 मैग्नेटाइट। ठीक है, ये लोहे का ऑक्साइड होता है, लॉ ऑक्साइड, जो कि सबसे पहले मिला था। क्योंकि जितने भी हमें नेचुरल मैग्नेट मिलते हैं, प्राकृतिक चुंबक मिलते हैं, इनकी क्षमता बहुत क्षीण होती थी, इसलिए हम लोग आज के डेट में जो इस्तेमाल करते हैं वो सारे चुंबकों को हमने खुद से बनाया है। तो प्राकृतिक चुंबक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे पाते जिस तरीके का आज की डेट में हमें चाहिए था। ठीक है, ओके ना। 1820 की बात करें तो 1820 में जब हमें ऑस्टेड ने हमें चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानकारी दी, तो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग फील्डों को समझना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक, फिर बात आई 1800 लगभग 70 के आसपास, हमारी जब मुलाकात होती है मैक्सवेल से। मैक्सवेल कौन थे? मैक्सवेल वो थे जिन्होंने हमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध स्थापित करके वैद्युत चुंबकीय सिद्धांतों की थ्योरी समझाई।
ठीक है, ये बात तो चुंबकीय क्षेत्र के इतिहास की हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। और 1870 मैक्सवेल के बारे में, ऑर्स्टेड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब फ्लक्स घनत्व है, ये फ्लक्स घनत्व किससे निर्धारित होती है? तो चुंबकीय रेखाओं से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आइए निर्धारित करते हैं। तो आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्धारित कर लेते हैं। तो चुंबक की कहानी होती है, जिसमें दो पोल होते हैं ना, ये दो पोल होते हैं। एक पोल का नाम हमने अपने कन्वीनियंट के लिए एन पोल रखा है, दूसरे का नाम एस पोल, क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तरफ अट्रैक्शन होता है, दूसरी तरफ आपका रिपल्शन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो पोल होंगे, तभी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो हमारे पास दो पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल से चलकर साउथ पोल की ओर समाप्त होती हैं। फिर से आई रिपीट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव से खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो निष्कोण वक्र बनाते हुए आपके चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं। यह काल्पनिक रेखाएं निष्कोण वक्र बनाती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, इनको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बगल में कौन है, इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन क्लियर हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती। लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कहानी क्लियर हो गई। ये स्वतंत्र होती हैं, तो इनके बारे में थोड़े गुण समझ लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसीज क्या क्या होती है? तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में, गुण में बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, यह स्वतंत्र बंद वक्र बनाती है। ये बंद वक्र क्या होता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास एक मान लीजिए मैग्नेट है और ये कुछ इस तरीके से निकल रही है और ये यहां से ऐसे प्रवेश करके वापस एडजॉइन हो जाती हैं, फिर ये निकलती हैं, फिर ये निकलती हैं। ये कुछ इस तरीके से एक लूप बनाती हैं और ये बंद वक्र बनाती हैं। तो इसकी दिशा कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो कहानी क्या समझ में आई कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, निकलेंगी और एक दूसरे से अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तो इंडिपेंडेंट कहलाएगी, बंद बनाती है। ठीक है, दूसरी बात, ये फील्ड लाइंस चुंबक के बाहर मतलब बाहर क्षेत्र में नॉर्थ से साउथ तथा चुंबक के अंदर भाग में यह साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। ये चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह बात होगी। तीसरी बात,
अगर मैं चुंबक के फील्ड लाइंस की बात करूं तो चुंबक के पास ये फील्ड लाइंस काफी ज्यादा होती हैं, सघन होती हैं, ठीक है। तो चुंबक के पास मतलब निकट क्षेत्र रेखाएं सघन तथा दूर होने पर यह दूरस्थ होती है, एक दूसरे से थोड़ा दूर होती है। मतलब यहां पास में स्ट्रांग होता है और दूर जाके इसका फील्ड कम होने लगता है, ठीक है। तो जिससे पास में क्षेत्र की वैल्यू बढ़ जाती है। चौथा, ये फील्ड लाइंस मैंने क्या बोला, ये एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। अगर काट दी तो क्या होगा, मान लीजिए ये काट देती है, अगर ये काट देती है तो कटान बिंदु पर ये फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कटान बिंदु पर अगर ये फील्ड लाइन एक दूसरे को काट देती है तो कटान बिंदु पर ये वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है कि क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव ना हो। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव शून्य हो जाता, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। और ये भी बात याद रखिएगा कि कटान बिंदु पर दो दिशाएं दिखाने लगेंगी, ये भी इम्पॉसिबल है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ही बिंदु से दो दिशाएं निरूपित करे। क्लियर हो ये बात? तो ये दो दिशाएं निरूपित नहीं कर सकती, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा पहचानने की कोशिश करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर समदूरस्थ हैं तो यहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। यही अगर मैं बात करूं ये भी एक समान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये एक समान को प्रदर्शित नहीं करता। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये एक समान को प्रदर्शित करता है बच्चों, ये करता है बट ये नहीं करता, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपने देखे। यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड समझ में आ रहा है ना। तो जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगी, समरूप मतलब समांतर होंगी, ये एक समान क्षेत्र को, और जहां पर मान लीजिए डिस्टेंस होती है, दूर होती हैं और कहीं पास होती हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र वीक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग है, यहाँ पे एक समान है, यहाँ पे असमान कह सकते हैं। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कभी निरूपित नहीं करेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। एक समान का मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र अगर 5 टेस्ला है तो 5 टेस्ला ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए हमने किसका हेल्प लिया, बी का, कैपिटल बी का। अब चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया बायो-सिवर्ट के द्वारा। बायो-सिवर्ट का नियम। बायो-सिवर्ट देखिए दो लोग हैं, एक का नाम है बायो, दूसरे का नाम है सिवर्ट लॉ। बायो-सिवर्ट लॉ ये कौन है? तो बायो-सिवर्ट दो लोग हैं जिन्होंने बताया कि हम चुंबकीय क्षेत्र को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक हिंट किया कि इन्होंने बताया कि अगर किसी धारावाही चालक खंड के निकट रहे हम, ये कोई धारावाही चालक खंड है, किसी धारावाही चालक खंड के निकट रहे हम, तो धारावाही चालक खंड के निकट किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं यदि धारावाही चालक में बहने वाली धारा क्या है, I है। तो ये धारा अगर I बह रही है तो इस छोटे से कोई छोटा सा हम सेक्शन यहाँ पे दिखा देते हैं बच्चों, ये हमने छोटा दिखा रखा हुआ है DL। इस छोटे से सेक्शन DL के कारण हम किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये निकालेंगे जो कि कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, हमारे बायो-सेवर्ट का। तो बायो-सेवर्ट के द्वारा किसी धारावाही चालक खंड के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। याद रखिएगा बच्चों, इसके कारण हम क्या करते हैं, किसी धारावाही चालक खंड के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो B से दिखाई जाती है और किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया। तो चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ये भी काफी इंस्पायर्ड थे न्यूटन से, मतलब यूनिवर्सल लॉ को ये भी काफी अच्छे से ऑब्जर्व करके हमें बता रहे हैं। क्या बताया इन्होंने कि चालक खंड के निकट किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सबसे पहले तो डिपेंड करेगा बहने वाली खुद धारा पर, क्योंकि धारा नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, धारा की वजह से ही आया था, ये ऑस्टेड ने बताया। फिर उसके बाद हमने देखा dB डिपेंड करता है 1/r² पे, मतलब यूनिवर्सल डिस्टेंस लॉ, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद dB प्रोपोर्शनल टू dl। ये dl जरूर छोटा खंड है, लेकिन इस छोटे खंड की लंबाई भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर प्रभाव डालती है, मतलब बढ़ने पर बढ़ेगी। और फाइनली बच्चों dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये थीटा क्या है, तो थीटा है चालक खंड और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, चालक खंड और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्यामिति। ये चार फैक्टर डिपेंड करते हैं, अर्थात मैं इसको कंबाइन कर लेता हूं तो इसको लिखा जा सकता है dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा। इस पर तो डिपेंड करता है r² पे। बात किसके बारे में हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपकी परमेबिलिटी होती है, कांस्टेंट होता है मीडियम का, वो होता है म्यू। याद है ना, म्यू होता है परमेबिलिटी। आपका जैसे वैद्युत क्षेत्र में आपका वैद्युतशीलता होती थी, वैसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकशीलता होती है बच्चों। और यहाँ पे चुंबकशीलता के कारण यहाँ चुंबकीय नियतांक अलग होता है, और वो होता है बच्चों μ0/4π। ये नया कांस्टेंट, वहां 1/4πε0 हुआ करता था। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए साइन थीटा अपॉन r², जहां μ0/4π क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू बच्चों होती है μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷ ओके, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
ठीक है, कैसे निकालेंगे ये हम लोग आगे अभी आने वाले टॉपिक में देख लेंगे। जहां म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता, ठीक है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र किसमें है, निर्वात में। तो निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे वैद्युतशीलता होती थी वैसे ही चुंबकशीलता भी होती है बच्चों। जैसे वैद्युत क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत कांस्टेंट काम करता था जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बलों को प्रभावित करता, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए म्यू नॉट होता है जो चुंबकीय बलों को प्रभावित करता है। ये म्यू नॉट कहलाएगा, निर्वात में भी कार्य करेगा। तो आज आपने क्या देखा, चुंबकीय क्षेत्र के बेसिक पहले फॉर्मूले को देखा जो कि धारावाही चालक खंड के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल बात करेंगे बायो-सैवर्ट के नियमों के अनुप्रयोग के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले क्लास में आप इन सारी चीजों को रिवाइज करके मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।